गुप्ता सर, मेरे सीनियर डॉक्टर्स, मेरे मेंटर आदरणीय द्विवेदी सर, जयेश पटेल सर, जूही मैम और आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों एवं मेरे स्टूडेंट्स, चूंकि मौका मिला है कुछ बताने का, CCRH, नीति आयोग, नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी, इनके अंडर में जब हम बात करते हैं तो हर बार एक ही बात होती है कि किसी भी तरीके से होम्योपैथी का डेवलपमेंट कैसे हो। तो निश्चित रूप से अगर होम्योपैथी का डेवलपमेंट होना चाहिए तो इसमें अगर मैं किसी से भी पूछूंगा तो सब यही कहेंगे कि बिल्कुल होना चाहिए और इसके लिए हर दिशा में प्रयास हो भी रहा है। पर जब जस्टिफिकेशन की बात आती है तो मैं इस बारे में, चूंकि मेरे पास समय कम रहेगा और मुझे बताना भी बहुत कुछ रहता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि शॉर्ट में इन बातों को रख सकूं। तो जस्टिफिकेशन का मतलब होता है कि जहां जहां पर हमें ये बताया जाता है कि होम्योपैथी में कोई ड्रॉबैक है तो हम उससे किस तरीके से फाइट करने वाले हैं, क्योंकि अब समय आ गया है होम्योपैथी को वर्ल्ड लेवल पर किसी भी तरीके से अपनी पहचान बनाकर सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट पे लॉन्च करने का। तो आज का मेरा जो टॉपिक है उसका नाम है सर, इस टॉपिक का नाम है विजन ऑफ इम्पॉसिबल टू पॉसिबल, यानी जो हम होम्योपैथी में कभी फर्स्ट ईयर में पढ़ाई करते हैं, लिमिटेशंस एंड स्कोप ऑफ होम्योपैथी। अगर हम स्कोप के बारे में बात करते हैं तो होम्योपैथी का जो बेसिक स्कोप है वो हम सभी को पता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं लिमिटेशंस की तो उसमें ज्यादातर यही बताया जाता है कि जो इनक्योरेबल कैटेगरी के पेशेंट्स होते हैं, जो बीमारियां होती है, जैसे कि स्टेज 4 के कैंसर के पेशेंट्स, हो सकता है कि किडनी फेलियर के स्टेज 5 के पेशेंट्स जो कि डायलिसिस या ट्रांसप्लांट पे जा रहे हैं, कैंसर के ऐसे पेशेंट जो कीमो, रेडिएशन, सर्जरी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी करके भी किसी तरीके से आराम पे नहीं आ पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं होम्योपैथी की ओर जब वो आते हैं तो हमारे लिए वो एक तरीके से चैलेंजिंग भी होता है और डबल अपॉर्चुनिटी भी कह सकते हैं कि अगर हम उस पर काम करते रहते हैं और अगर उन बीमारियों पर कुछ अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं तो निश्चित रूप से उससे होम्योपैथी आगे बढ़ सकती है। तो ऐसे ही कुछ केसेस के बारे में जो हमारा विजन है इम्पॉसिबल टू पॉसिबल, आज मैं उनके बारे में प्रकाश डालूंगा। साथ में हम कवर करेंगे कोमा, जो कि हॉस्पिटलाइज पेशेंट होते हैं, जो कि एक तरीके से वेंटिलेटर के पेशेंट माने जाते हैं, जिनके लिए दूसरा जीवन लाना मतलब एक तरीके से एक मिरेकल ही माना जा सकता है, उसको होम्योपैथी से कैसे हम करें। सर्जिकल कैटेगरी के पेशेंट जो कि कह सकते हैं कि बिना चीरफाड़ के अगर होम्योपैथी से उम्मीद करते हैं कि हम किसी तरीके से उन्हें मैनेज कर सके, बचा सके, उनकी सर्जरी बचा सके, तो निश्चित रूप से उनके लिए एक चमत्कार से कम नहीं माना जाता। इसी तरीके से ऑटोइम्यून कैटेगरी के पेशेंट्स, ऑटोइम्यून का मतलब होता है कि एक ऐसा केस जिसमें हम कह सकते हैं कि जिसमें बॉडी रिस्पॉन्स हमारे अगेंस्ट जा रहा है। तो जो भी ऑटोइम्यून कैटेगरी के पेशेंट्स होते हैं लगभग मेडिकल साइंस के लिए बहुत ज्यादा चुनौती के रूप में माना जाता है, फिर चाहे वो एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो, रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो, एक तरीके से फाइब्रोमाइल्जिया हो, ऑटोइम्यून में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, सोराइसिस, ऐसे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि ऑटोइम्यून बीमारियों से ग्रसित हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऑटोइम्यून बीमारियों में, एलोपैथी में तो फिलहाल आज के डेट में या मेडिकल साइंस में ये बताया जाता है कि इसका कोई इलाज नहीं है, आप जीवन भर स्टेरॉइड्स या इम्यूनोसप्रेसेंट पर निर्भर रह सकते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि हमारी होम्योपैथी में इतनी पावर है, इतना दम है कि हम उनकी बॉडी रिस्पांस को, इम्यूनिटी रिस्पांस को बढ़ा सकते हैं। और अगर हम नेचुरल तरीके से इम्यूनिटी रिस्पांस बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से ऑटोइम्यून बीमारी जो कि शरीर पर अटैक करती है, मेरा कहना है कि हम होम्योपैथी दवाइयों को एग्रेसिव ट्रीटमेंट के रूप में जब यूज करें तो हम उन बीमारियों पर अटैक करें, और निश्चित रूप से जब हम बीमारियों पर अटैक करते हैं तो ऑटोइम्यून बीमारियां समाप्त हो सकती है। और इस बारे में काफी सारे प्रत्यक्ष उदाहरण मैं आपको अभी इस चैनल या स्लाइड के माध्यम से दिखाऊंगा। ऑटोइम्यून के बाद हम लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, जो कि जीवन भर दवाई चलने की प्रतिकूलता है, उसके ऊपर हम होम्योपैथी से किस तरीके से हम जीवन भर ना चलने वाली बात जो करते हैं उसको हम साबित करें। और लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम, लाइफ थ्रेटनिंग का मतलब होता है जिसमें जान की रिस्क होती है। तो आज हम इन्हीं सभी टॉपिक्स पर सुपर स्पेशलिटी, जो कि कहा जा सकता है कि होम्योपैथी में एक ऐसा इन्वेंशन जो कि आज के जमाने की नीड है, क्योंकि मैं ब्रिक्स को अभी रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी की प्रेरणा से मुझे आप लोगों से हमेशा एक प्रेरणा मिलती है कि कहीं ना कहीं होम्योपैथी के लिए जो करो दिल से करो और जान लगा दो। तो निश्चित रूप से द्विवेदी सर यहाँ पे बैठे हुए हैं, मुझे जानते हैं 21 साल से मैं मेहनत कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं 24 घंटे से मेहनत करते करते 22 घंटे, 16 घंटे, आज के डेट में 14 घंटे, तो सर थोड़े घंटे कम हो गए, पर डेटा 3000 पेशेंट का इकट्ठा हो गया है, तो इसलिए अभी मैं आसानी से अपनी बात रखने के लिए सक्षमता के साथ बताना चाहूंगा कि ब्रिक्स में मैं इंडियन टेरिटरी में मुझे मौका दिया गया है कि 22 देशों में जाकर किसी होम्योपैथी का जो सुपर स्पेशल कंसेप्ट है इसको प्रचार प्रसार किया जाए। और इस बारे में हम आगे बात करेंगे। जो मेरा टॉपिक है विजन ऑफ इम्पॉसिबल टू पॉसिबल। मैडम नेक्स्ट, हम फॉर्मेलिटीज पे कम जाते हैं, इंट्रोडक्शन काफी हो चुका है। नेक्स्ट, जो हमारी प्रायोरिटी है उसमें है कि हम किसी भी तरीके से हम साइंटिफिक और एक्सपर्ट जो लीडरशिप है होम्योपैथी में डेवलप करें, जिससे हम वर्ल्ड वाइड अपनी बात कर सके। आगे बढ़े। एडवांस होम्योपैथी, प्रूवन सक्सेस, साइंटिफिक अप्रोच, स्ट्रॉन्ग मेडिकल रिकॉग्नाइजेशन, ट्रस्ट एंड विजन ऑफ द फ्यूचर।
ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। जब भी हम गूगल पे जाते हैं होम्योपैथी के जो भी ड्रॉबैक्स के बारे में पढ़ते हैं, लगभग जहां जहां जाते हैं, जहां जहां हम पर एक तरीके से आरोप लगाया जाता है कि होम्योपैथी एक तरीके से साइंटिफिक नहीं है, प्लेसिबो इफेक्ट है, तो निश्चित रूप से जो इस तरीके की कई कंट्रीज हैं जहां पर होम्योपैथी चालू तो हुई, लेकिन कहीं ना कहीं आगे जाकर उनकी फंडिंग्स रोक दी गई। उनको जब पूछा गया कि आपका जो सिस्टम है वो साइंटिफिक नहीं है, तो उसके बदले में जब उनसे डेटा मांगा गया, तो उन कंट्रीज में हो सकता है कि कई जगह ऐसा हुआ कि उन्होंने डेटा प्रोवाइड नहीं किया और उसके एवज में उन्होंने होम्योपैथी को वहां पर सेकेंडरी सिस्टम में डाल दिया, या एक तरीके से फंडिंग रोक दी, या एक तरीके से बैन कर दिया। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें होम्योपैथी के खिलाफ जो जाते हैं मेडिकल साइंस के बारे में, तो उसमें ये होम्योपैथी के बारे में गूगल में या आम धारणा जो बनी है मिथ के रूप में लिखा हुआ है, पर ये कई लोग मानने लगे हैं। तो हमें इस भ्रम को तोड़ना है और ये जवाबदारी ना सिर्फ मेरी है, बल्कि मैं चाहूंगा कि यहाँ पर बैठा हुआ हर होम्योपैथ जो कि दिल से होम्योपैथ है, इसलिए हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं, हम सबकी बनती है। आगे हम बात करेंगे इसको किस तरीके से हम साइंटिफिक अप्रोच से कहीं ना कहीं साबित करें और उसी तरीके से हम अप्रोच दें जिस तरीके से हम पर आरोप लगाया गया है, हम उसका आंसर भी उसी तरीके से देंगे। नेक्स्ट, ये मिथ के ऊपर आगे हम बात करेंगे। हम बात करेंगे कैंसर के ऊपर, जो कि स्टेज 4 के कैंसर। नेक्स्ट, अगर स्टेज 4 के कैंसर की बात करते हैं तो ज्यादातर पेशेंट्स के बारे में होम्योपैथी में जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं उस स्टेज पे आते हैं जब वो सभी तरीके से होपलेस हो चुके होते हैं। तो उस स्थिति में अगर हम कीमो, रेडिएशन, सर्जरी और इम्यूनोथेरेपी और टारगेट थेरेपी का काम सिर्फ होम्योपैथी की दवाइयों से अगर सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट में अगर डोज बढ़ाकर करते हैं तो निश्चित रूप से उसका फायदा पेशेंट्स को मिलता है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे पेशेंट्स की जिन्होंने कैंसर के केसेस में मिरेकल रिकवरी प्राप्त की, और कुछ केसेस में अगर मैं 1-2 केसेस के बारे में भी बात करूं तो कैंसर की नेक्स्ट केस में मैं बात करना चाहूंगा जीबीएम कैंसर। एक जीबीएम कैंसर जो कि इस स्लाइड के माध्यम से हम देख पा लेंगे। इस पेशेंट का नाम है आसिया अंसारी, जो कि इंदौर की रहने वाली है। स्टेज 4 ग्रेड 4 जीबीएम कैंसर, जो कि ब्रेन की गठान है, जो 2 बार ऑपरेट करने के बाद जब तीसरी बार उसको ऑपरेशन का मौका नहीं मिला तो कहीं ना कहीं वो अल्टरनेटिव सिस्टम पर जाकर हमारे होम्योपैथी के पास जब आती है, तो मेरे पास जब ये पेशेंट आई थी तो उस वक्त उसके ब्रेन में 3 प्रकार की गठान थी, 5.5 सेंटीमीटर की, 2.5 सेंटीमीटर की, 2.5 सेंटीमीटर की। और ऐसी अवस्था में जब उसका जीवन काल केवल 1 या 2 महीने का कहा गया था, जब सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी, जो कि हमारा तरीका है कि फास्ट करने के लिए डोज हम चूंकि बढ़ाते हैं, जैसा जरूरत वैसा पावर, ये मेरा थीम है कि सर मैं पैथोजेनेसिस के ऊपर काम करता हूं, तो पैथोलॉजी के हिसाब से मैं दवाइयों का सिलेक्शन करता हूं और पैसिव थेरेपी की जगह मैं एग्रेसिव थेरेपी देना पसंद करता हूं, क्योंकि सुपर स्पेशलिटी का मतलब होता है जब डोजेस हम जैसा जरूरत वैसा पावर, उस तरीके को हम फॉलो करेंगे। और इस पेशेंट का 5.5 सेंटीमीटर का गठान था, 2.5 सेंटीमीटर की 2 गठाने थी। जब हमने 1.25 महीने के बाद रिपोर्ट कराई तो जो 2.5 सेंटीमीटर की 2 गठाने थी, बिना किसी सर्जरी, बिना किसी इम्यूनोथेरेपी, बिना किसी टारगेट थेरेपी, बिना किसी कीमोथेरेपी, सर हमने होम्योपैथी से सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट से इसे डिसॉल्व किया और उस बात की पुष्टि उसके रिपोर्ट्स में हुई। 1 साल के बाद जब हमने उसका फिर से एक फॉलोअप स्कैन कराया तो जो तीसरी गठान जो 5.5 सेंटीमीटर की थी, जो कि 1.25 महीने के बाद केवल 1.25 सेंटीमीटर की बची थी, जो रेसिडुअल गठान कह सकते हैं, वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हुई। और ये केस मेरे ख्याल से होम्योपैथी में एक ऐसा मिरेकल केस है जो हम WHO को जब देने की 3000 पेशेंट की तैयारी कर रहे हैं उसमें सबसे ऊपर रखा जाएगा, क्योंकि जीबीएम कैंसर के बारे में आदरणीय हमारे सब सीनियर डॉक्टर्स बैठे हैं, सभी जानते हैं कि 2-2.5 साल से ज्यादा का अब लाइफ प्रोग्नोसिस नहीं बताया जाता है। और ऐसे केस में अगर होम्योपैथी से ये पेशेंट 4 साल के बाद भी अगर इस दुनिया में खड़ी है और कहीं ना कहीं अपना जीवन जी रही है, तो ये किसी होम्योपैथी से कहीं उसके लिए किसी चमत्कार से कम साबित नहीं हुआ है। तो ये एक कैंसर के ऊपर हमने बात की। इसी तरीके से दोस्तों इसमें कई ऐसे केसेस हैं जो कैंसर के केसेस थे जिसमें 9-9 सेंटीमीटर की गठानों को होम्योपैथी से समय रहते हमने गलाया है और बिना किसी परहेज का, बिना साइड इफेक्ट का नेचुरल और फास्ट ट्रीटमेंट दिया है। सेकंड बात करेंगे हम किडनी फेलियर्स के ऊपर। किडनी फेलियर के कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो डायलिसिस पर निर्भरता रखते हैं या एक तरीके से ट्रांसप्लांट की मजबूरी पर जाने लग जाते हैं। ऐसे केसेस में होम्योपैथी का सुपर स्पेशलिटी जो कंसेप्ट ट्रीटमेंट है, जो कि जो मेरी नई अवधारणा है और मैं चाहूंगा कि इसको बहुत जल्दी सर के माध्यम से, किसी भी तरीके से हम CCRH के माध्यम से, आयुष के माध्यम से WHO तक जो पहुंचाने की हमारी मुहिम है कि हम इस डेटा को सबमिशन दें। और WHO का जो होम्योपैथी के बारे में व्यू है कि होम्योपैथी इज द सेफेस्ट सिस्टम बट इट शुड नॉट बी यूज्ड इन द इमरजेंसी एंड क्रिटिकल सिचुएशन। ये जो थीम जो WHO की होम्योपैथी के बारे में जो माइंडसेट है उसे हमें बदलने की जरूरत है। और ये एग्जांपल भी हम उसी के ऊपर जाते हैं कि नेक्स्ट जो किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं उसमें करीब पेशेंट के 11 क्रेटिनिन का ये केस, जो कि अशफाक खान बागली देवास का रहने वाला है, जो कि इंदौर के पास में स्थित है। इस पेशेंट ने केवल 9 दिन के ट्रीटमेंट से 10.5 का क्रेटिनिन लेवल 1.37 के ऊपर लाकर पूरी तरीके से मेंटेन किया
और बिना डायलिसिस बिना ट्रांसप्लांट करके आज भी वो बिना किसी दवाई के सक्षम जीवन जी पा रहा है। तो इस तरीके से किडनी फेलियर के काफी सारे पेशेंट हैं जिन्होंने 21 क्रिएटिनिन तक, सर मैं होम्योपैथी के बारे में बताना चाहूंगा कि हमने 21 क्रिएटिनिन तक के पेशेंट्स को सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी के चमत्कार से लोगों की डायलिसिस और ट्रांसप्लांट बचाने का काम किया है। और ये होम्योपैथी के लिए बहुत बड़ा डेटा बैंक साबित हो सकता है कि किडनी के पेशेंट जो कि 21 क्रिएटिनिन जो कि डायलिसिस ट्रांसप्लांट पर जा रहे हैं, उन्हें हम होम्योपैथी से नेचुरल तरीके से उनकी किडनी के मेटाबॉलिज्म को रिकवर करें और उन्हें फिर से जीवन दें। नेक्स्ट कैटेगरी में मैं बात करूंगा ऑटोइम्यून कैटेगरी। ऑटोइम्यून कैटेगरी मतलब जो बॉडी के रिस्पांस को अपने अगेंस्ट जाने वाली जो बीमारियां हैं उसको हम कहते हैं। उसमें हम बात करते हैं एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आप जानते हैं ये जो कि स्लाइड चल रहा है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का, इसके बारे में हम पहले बात करेंगे। आरए फैक्टर जो कि कहा जाता है कि किसी भी तरीके से निगेटिव नहीं किया जा सकता। जिंदगी भर आपको स्टेरॉइड या इम्यूनोसप्रेसेंट पर एलोपैथी के हिसाब से जाने की मजबूरी बनती है, पर सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी के चमत्कार से आरए फैक्टर पॉजिटिव से निगेटिव करने का जो प्रयास था हमारा वो सफल हुआ है। और मेरे चैनल पर या यूट्यूब पर काफी सारे ऐसे पेशेंट के अपडेट्स आपको देखने में आएंगे जिन्होंने बहुत आसानी से 15 दिन से लेकर 3 महीने तक के ट्रीटमेंट में 12-12 साल पुराने आरए पॉजिटिव के जो पेशेंट हैं वो सब पूरी तरीके से निगेटिव होकर आज चमत्कार प्राप्त कर पा रहे हैं। फाइब्रोमाइल्जिया एक ऐसी रेयर बीमारी जो कि 2 मिनट मैम, आखिरी के 2 मिनट, थैंक यू मैम। फाइब्रोमाइल्जिया जिसमें हम कह सकते हैं कि HLA-B27 के साथ हमने जैसे बात की ANA फैक्टर भी मेडिकल साइंस में लाइलाज माना जाता है, जो कि होम्योपैथी से हमने निगेटिव किया। HLA-B27 एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट जो कि हमने ANA जो कि पूरी तरीके से निगेटिव किया। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक ज्वलंत मुद्दा जिसमें CP के लेवल के लिए सर 18 करोड़ के इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं। तो ये होम्योपैथी में 65 हजार तक के CP के टोटल के जो पेशेंट्स हैं वो काफी अच्छी रिकवरी कर पा रहे हैं। इस बात की पुष्टि मेरे चैनल पर काफी सारे पेशेंट के रूप में आप देख सकते हैं। इस तरीके से हम अगर बात करें ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स में जिसमें एप्लास्टिक एनीमिया, पेनसाइटोपिनिया, ATP, इस तरीके के 2-2 हजार प्लेटलेट के पेशेंट जो कि एक तरीके से जीवन हारने की स्थिति में आ चुके थे, उन्होंने सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी का फायदा लिया और आज भी अपना नेचुरल जीवन जी पा रहे हैं। करीब 100 से 150 पेशेंट की हिस्ट्री के हिसाब से आप मेरे चैनल पर जब जाएंगे तो ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स पे आप उनकी कहानी और उनका जीवन के बारे में जो अध्याय हमने जो होम्योपैथी से चेंज किया उसके बारे में समझ सकते हैं और उसका फायदा देख सकते हैं। तो दोस्तों इस थीम में चूंकि बहुत सारी बीमारियां थी, मैं ज्यादा इस बारे में शायद हो सकता है वहां अंत तक ना पहुंच पाऊं, लेकिन 100 बात की एक बात मैं जो कहना चाहूंगा कि हमें एज ए डॉक्टर ये नहीं सोचना है कि कुछ भी चीज असंभव है। असंभव जो वर्ड है उसको हमें बदलना है और आई एम पॉसिबल वाला जो दृष्टिकोण होता है, इम्पॉसिबल का जो हम मीनिंग रखते हैं वो हमें फॉलो करना है। और मेरा सर एक जो जीवन का एक उद्देश्य है कि हमें जीवन जीना है, काटना नहीं है। ये खुद के लिए भी मैं फॉलो करता हूँ। जहां मुझे अच्छा लगता है मैं बिल्कुल जाता हूँ और अपने परिवार को उनके साथ जाकर उनकी प्रेरणा के साथ उस जगह पर खड़ा रहता हूँ। तो आज हमें भी अपने पेशेंट्स को ये मैसेज देना है कि आप सभी को जीवन जीना है, काटना नहीं है, बीमारी को जीतना है, बचना नहीं है। बीमारी को जीतना है, बचना नहीं है। इसी भावना के साथ कि होम्योपैथी आगे बढ़े, सुपर स्पेशलिटी का फायदा पूरी दुनिया को मिले, मैं ब्रिक्स के माध्यम से इस बात की पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आगे जाकर इसको हम WHO के प्लेटफॉर्म में आप सभी के सहयोग से जब रखेंगे तो कहीं ना कहीं भारत का नाम जाएगा और विश्व में जैसे कि इंपोर्टेड होम्योपैथी जो कि जर्मनी से आई थी आदरणीय सैमुअल हनीमन साहब के नाम से जो हम जानते हैं, एक्सपोर्टेड होम्योपैथी जो कि भविष्य की होम्योपैथी हो सकती है वो भारत से जाए, ऐसी मेरी भावना है, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। आप सभी का आशीर्वाद बना रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू।